जी बेटा, कैसे हो सब लोग? हेलो, कैसे आप सब लोग बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? सो तो नहीं गए डॉक्टर आसमा का लेक्चर सुन के? हाँ, नहीं मैम, उन्होंने नहीं लिया। सोए। क्या हुआ है? उन्होंने नहीं लिया लेक्चर। अच्छा, मैं तो यही सपोज कर रही थी कि आप 3 बजे से उनके साथ बिजी हैं। नहीं मैम, 3 बजे का था, मैंने उन्हें टेक्स्ट भी किया था, फिर वो शायद बिजी थी, तो फिर 4 बजे रिप्लाई आया उनका कि मैं दोबारा ले लूंगी बाद में। अच्छा, उनका आया चलें तो ठीक मैंने है। फिर आपको टेक्स्ट किया कि आप ले लेंगे। अच्छा, मैं समझ रही थी शायद उनका खत्म हो गया तो आपने मुझे टेक्स्ट किया। एनी हो, चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने फोटो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है। फोटो रिसेप्टर्स जो कि आपके सिलेबस आउटलाइन में फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स एंड फोटोट्रोपिन्स के नाम से मौजूद हैं, और उनके बारे में हम सारी डिटेल पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये डिस्कवर कैसे हुए, जेनेटिक लेवल पे कौन से जीन्स जो हैं इनके साथ इन्वॉल्व हैं, इनकी एक्टिविटी में क्या फंक्शन से परफॉर्म करते हैं, और कैसे ये रिसेप्टर्स जो हैं वो एक हार्मोन को परसीव करने वाले रिसेप्टर्स से जो हैं वो डिफरेंट होते हैं या उन जैसे ही होते हैं, किस तरह ये काम करते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर तो इंट्रोडक्टरी ही होगा इनसे मुतालिक कि आया इनकी डिस्कवरी कैसी हुई और ये काम कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड, और फिर जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो फिर स्पेसिफिक होगा उन फाइटोक्रोम्स। आई ट्राई माय बेस्ट कि थोड़ा सा फाइटोक्रोम का भी इंट्रोडक्शन दे दूँ आज के लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपके साथ। यस मैम। ओके, चैप्टर है जी ये 16 फ्रॉम तेजन जिगर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको रिकमेंड की हुई है, और चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज सिग्नल्स फ्रॉम सनलाइट, कि सनलाइट से जो आने वाली रेज हैं, जो सनलाइट है itself it works as signals for the plants to grow and do development in its body। तो उसी से रिलेटेड आप कहने कि ये चैप्टर है, और एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोटो रिसेप्टर्स इन इट। वी ऑल नो कि सिग्नल्स जो हैं सनलाइट, ऑलरेडी हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह लें कि फिनोमिनन है, प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है प्लांट की, जो कि ना सिर्फ उसके लिए बल्कि तमाम दुनिया में रहने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस में तो सनलाइट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ यही सनलाइट जो है वो दूसरे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होती है। कहीं कहीं आप लोगों ने किसी किसी जगह पे इनके बारे में सुना होगा, जैसे कि सीड जर्मिनेशन के बारे में कहा जाता है कि इवन उसके हिसाब से आप सीड को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि आया सीड की जर्मिनेशन के लिए लाइट रिक्वायर्ड है या नहीं है। फ्रूट की डेवलपमेंट, फ्लावर की डेवलपमेंट इवन जो है वो लाइट पे डिपेंड करती है। स्नेसेंस का होना ना होना ये भी किसी हद तक लाइट से जो है वो मुतासिर होता है। इसके अलावा बहुत सारे और आप लोगों ने जो है इसके रिस्पॉन्सेज देखे होंगे अदर देन फोटोसिंथेसिस, जिनमें आपके पास मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड द सोर्स ऑफ द लाइट, जिनको हम प्लांट मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, और इनमें भी काफ़ी सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं, जिस तरह लाइट सेंसिंग मैकेनिज्म, जिनमें क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट विद इन द लीफ, पैलिसाइड सेल्स, और उनको अपने आप को ओरिएंट कर लेना टुवर्ड, यानी अपना फेस इस तरफ करना कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व कर सके। तो उस जिस तरफ से लाइट आ रही होती है सन की, उस तरफ ये अपने आप को ज़्यादा कम्युलेट कर लेते हैं विद इन द पैलिसाइड सेल लेयर्स ऑफ द सेल्स। इसी तरीके से लीव्स में बहुत सारी स्पीशीज के लीव्स जो हैं वो बेंड कर सकते हैं टुवर्ड द सन। सनफ्लावर की एग्जांपल आपके सामने है, उसका फ्लावर जो है वो बेंड कर जाता है टुवर्ड द सन। ये भी एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि ट्रैक करता है आसमान पे जो सनलाइट है उसको ट्रैक करता है, जिस तरफ सनलाइट होगी उसी उसी तरफ जो है उसकी मूवमेंट हो जाती है। इसी तरीके से लाइट में ही, क्योंकि ब्लू लाइट भी इज अ पार्ट ऑफ द लाइट, इज अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन स्पेक्ट्रम, तो ब्लू लाइट के बारे में कहा जाता है कि दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटा। और ये क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि स्टोमेटा की ओपनिंग से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी, और ऑक्सीजन जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो अगर लिबरेट होना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, तो वो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होगा, और स्टोमेटा जो है इन टर्न वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, तो उसकी जो रेगुलेशन है वो भी लाइट के ऊपर डिपेंड करती है।
This is a picture that is not very, you can say, technical. It's simply showing that multiple influences of the sunlight on the plant, जिनमें exposure of their leaves to the sunlight may transform the solar energy into the chemical energy. We know all that photosynthesis, उसी के बारे में बात हो रही है. And they can also use the sunlight for a wide range of developmental signals, जिनमें अभी कुछ की मैंने बात की है. And they also optimize the photosynthesis and detect the seasonal changes with respect to this light intensity. लाइट रेगुलेटेड डेवलपमेंट्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें जर्मिनेशन की हमने बात कर ली है, मूवमेंट की बात कर ली है. इसी तरीके से लाइट जो है, एक और इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है जिसको हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, जिनमें एक्सपेंशन ऑफ द लीव, जो लीव का अपने पूरे साइज को अटेन करना है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस ऑफ द लाइट. और इसके अलावा बहुत सारे लाइट इंड्यूस्ड जो फिनोटिपिक चेंजेस हैं, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि दिस इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस, यानी कि मॉर्फोजेनेसिस यानी कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, फोटोमॉर्फोजेनेसिस. तो दिस ब्रांच, द ब्रांचेस ऑफ द हाउस प्लांट को अगर आप रखते हैं सनलाइट के मतलब विंडो में रखें, तो जिस तरफ से लाइट आ रही होती है उसी तरफ से आप ये कह लें कि वो अपनी ब्रांचेस को, उसकी डायरेक्शन जो है वो उस तरफ कर लेता है, या उस तरफ ग्रोथ जो है ब्रांचेस की वो उस तरफ होती है जिस तरफ की विंडो में से लाइट आ रही होती है. So this phenomenon is known as phototropism, and it is also the example of how plant alter their growth pattern in response to the direction of the incident light. इसी तरीके से कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें लीव्स जो हैं वो फोल्ड अप हो जाते हैं. निक्टिनास्टी की जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, माइमोसा पोडिका जिस पर टच मी नॉट भी आ जाता है, वो उसका स्टिमुलस कुछ और है, लेकिन इसी तरीके से लाइट के स्टिमुलस को परसीव करते हुए भी जो लीव्स हैं उनकी फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग होती है, यानी कि दिन के टाइम वो अनफोल्ड हो जाते हैं और रात के टाइम वो फोल्ड हो जाते हैं. तो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस ऑफ द लाइट. फोटोनास्टिक मूवमेंट्स जो कि जिनमें अदर प्लांट मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू नॉन डायरेक्शनल लाइट में आ जाती हैं, ये तमाम जो हैं वो लाइट की वजह से ही हैं, दैट इज अदर देन द मीन और द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द प्लांट. इसी तरीके से प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं प्लांट्स के, वो भी लाइट की जो ड्यूरेशन है उसको सेंस करते हैं, जिसको हम फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं इस फिनोमिनन को, कि जब उनको एक ख़ास रिक्वायरमेंट मिलती है, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट मिलती है डे लेंथ की एंड ऑफ कोर्स डार्कनेस लेंथ की, क्योंकि अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि डार्कनेस जो ड्यूरेशन है दैट इज़ मोर क्रिटिकल देन द लाइट ड्यूरेशन. बट ऑफ कोर्स कन्वेंशनली हम यही कहते हैं कि डे लेंथ, कि कितनी डे लेंथ रिक्वायर्ड है. तो डे लेंथ जितनी रिक्वायर्ड है क्रिटिकली, तब तक जब उसको नहीं मिलती तब तक वो फ्लावर नहीं करता. तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं लैटिन कर दें. फोटो पीरियोडिज्म बेटा ऑलरेडी मैं 15 मिनट पे स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी ख्याल कर लिया करें. मैं इसीलिए थोड़ा टाइम लगा के स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोग आ जाए. ओके तो इसी से रिलेटेड ये डायग्राम भी है, जिसमें ऑन द राइट साइड यू हैव टू टाइप्स ऑफ द प्लांट्स. एक को जो है वो प्रॉपर लाइट भी ली हुई है जो कि आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, एंड ऑन द अदर साइड इसी डायग्राम में जो लेफ्ट साइड पे प्लांट है वो आपको इटियोलेटेड प्लांट नजर आ रहा है. इटियोलेटेड प्लांट की सारी खूबियां भी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, और अगर आप उसको रिकॉल करें तो उनकी जो ग्रीन पिगमेंट्स की डेवलपमेंट यानी क्लोरोफिल की डेवलपमेंट नहीं होती, इनकी जो स्टेम्स हैं वो वीक रह जाती हैं, और जो है इनकी जो हाइट है मतलब वो बढ़ जाती है, और उसके अलावा जो इनके लीव्स हैं वो पूरे एक्सपैंड नहीं होते. नंबर ऑफ यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिनको कलेक्टिवली आप इटिलेशन के जो है वो जिम्मे में डाल सकते हैं. तो दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ द लाइट. और इसी के साथ जो है ऑन द राइट साइड जो डायग्राम शो की गई है, दिस इज अ टाइम लैप्स फोटोग्राफ्स ऑफ द मेज प्लांट के कोलियोपेटाइल को लिया गया है. और ये जो ये जो डायग्राम में आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कैन यू सी माय कर्सर? आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है? यस मैम आ रहा है. जी बेटा, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये जो कोलियोपेटाइल की आपको नजर आ रही हैं, ये कॉलम की शेप में जो नजर आ रहा है, ये एक ही कोलियोपेटाइल है, और उसको डिफरेंट आप कह लें कि ड्यूरेशन के लिए जो है वो लाइट इंटेंसिटी दी गई है, और लेंथ उसकी सेम है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग कोलियोपेटाइल है, और डिफरेंट उसके इमेजेस लिए गए और फिर उनको आपस में अरेंज करके दिखाया है कि हर एक का जो एक्सपोजर टाइम है वो पहले से 30 मिनट्स अपार्ट है.
ठीक है। तो आप देखें कि जैसे जैसे लाइट का एक्सपोजर बढ़ता है, यानी कि जो पहला सबसे पहला जो आपको नजर आ रहा है जो बिल्कुल इरेक्ट है, फ्रंट वाला बिल्कुल, ये बिल्कुल इरेक्ट है, इसके साथ वाला भी ऑलमोस्ट इरेक्ट है, उसके साथ वाला भी, तीन जो है वो ऑलमोस्ट इरेक्ट है, यानी इनको 30 मिनट्स का जो है वो ड्यूरेशन दिया गया है लाइट का। उसके बाद जो अगला है चौथे नंबर पे, वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, थोड़ा सा कर्वेचर की तरफ जा रहा है, एंड देन उसके बाद वाला जो है क्योंकि उसको ज्यादा लाइट मिल गई है तो वो और कर्वेचर एंड और इसी तरीके से ये जो लास्ट वाला है इसमें अच्छा खासा जो है वो कर्वेचर मैम बना है। लाइट ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है या इंटेंसिटी पे? यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट किया गया है दैट्स द लाइट ड्यूरेशन नॉट इंटेंसिटी। यहाँ पे लाइट ड्यूरेशन दी गई 30 मिनट्स अपार्ट जो है, इसको कंजक्टिव एक्सपोजर्स दिए गए हैं लाइट की, जो कि जिसमें इसको देखा गया कि कोलेप्टाइल जो है वो लाइट की टूवर्ड जो है वो कर्वेचर शो करता है। तो यहाँ पे इस क्योंकि एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया है तो मैं खुद से इसमें इख्तरा नहीं कर सकती कि और उन्होंने सेट ऑफ कंडीशंस और क्या थी, ठीक है। तो ये क्योंकि उसका रिजल्ट ही है तो इसको एज सच ही ज़ाहिर है कि जो बताया हुआ उसी के मुताबिक मैं बता सकती हूँ, एंड दैट्स ओनली फोकसिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट नॉट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ओके, तो विजिबल लाइट में हम जानते हैं कि सिर्फ विजिबल लाइट को ओवरऑल अगर आप इसको स्पेक्ट्रम अगर आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाऊँ, अगली डायग्राम में ये है भी, तो आपको पता ही है कि ये नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द रेडिएशंस आर देयर, जिसमें हमारे पास अगर हम बिल्कुल स्टार्ट लें तो गैमा रेज हैं, फिर एक्स रेज हैं, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट आती हैं, और अल्ट्रा वायलेट के बाद हमारे पास वो रीजन आता है जिसको हम डिफरेंट कलर्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज यू कैन सी डिटेक्टेबल टू आवर आई, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और उसके बाद का जो रीजन है उसको इंफ्रारेड कहते हैं, फिर माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव एंड सो ऑन, आगे भी ये रेंज करता है। लेकिन हमारा मेन कंसर्न जो है यहाँ पे वो अल्ट्रा वायलेट रीजन है, और उसके बाद जो ये विजिबल रीजन है, एंड समहाउ यू कैन से द इंफ्रारेड रीजन, जो कि क्योंकि मैंने आपको पहले से ये बताया हुआ कि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट स्पेक्ट्रम, और हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए सम टाइम इसको कह देते हैं कि ये 400 से लेकर 700 तक रेंज कर रहा है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरीली सेइंग कि ये हमेशा 700 पे ख़त्म हो जाता है, ये उससे एक्सटेंड भी कर सकता है और ये 400 से पहले भी स्टार्ट हो जाता है। तो डिमार्केशन आप नहीं कर सकते एज सच, बस हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि पहला जो है रीजन वो अल्ट्रा वायलेट होता है, एंड देन ब्लू होता है, और उसके बाद सो ऑन जो भी कलर्स इसके आते हैं, ठीक है, और लास्ट पे जो है वो रेड होता है। तो बता मैं आपको ये रही थी कि हम इसमें से जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसको हमने इस एस्पेक्ट से बहुत पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में ब्लू लाइट और रेड लाइट जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन लाइट जो है ये तो एक पूरा मजमुआ है डिफरेंट रेडिएशंस का, और ऐसा नहीं है कि प्लांट सिर्फ ब्लू और रेड रीजन जो कि उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को ही परसीव करता है और वही सिर्फ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि रेड एंड ब्लू लाइट का वो रीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है लाइट का, उसके अलावा जो रीजन्स प्लांट अब्जॉर्ब करता है जिनमें यूवी रेडिएशंस भी आ जाती हैं, और जिनमें आपके पास जो है ब्लू रीजन तो ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि दैट्स बिकॉज ऑफ द ब्लू लाइट परसेप्शन, ब्लू लाइट के रीजन को वो ऑब्जॉर्व करके जो है वो मूवमेंट्स जो है प्लांट की वो उसकी वजह से होती हैं। एंड एज वेल इंफ्रारेड रीजन और उसके दरमियान में जो हिस्सा है इन तमाम का भी रोल अब हम इसमें देखेंगे। डेफिनेटली डिफरेंट रिसेप्टर्स विल ऑब्जॉर्व डिफरेंट you can say area of the light or different regions of the spectrum, लेकिन उसमें से कौन क्या करेगा इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये उसके बारे में ही है, और उससे पहले आपको एक डेफिनेशन से मुतारिफ करवाते चलूँ। फोटो रिसेप्टर मैंने शुरू में बात भी की है, इनको हम फोटो रिसेप्टर कहते क्यों हैं। हमने प्लांट हार्मोन्स में पढ़ा था कि देर आर सम प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा लेमा पे मौजूद होती हैं और जिनका काम होता है टू परसीव द सिग्नल्स ऑफ हार्मोन, ये परसीव द सिग्नल्स ऑफ स्टिमुलाई। तो लाइट इज जस्ट लाइक अ स्टिमुलाई, और इसके सिग्नल्स को अगर परसीव करने के लिए जो प्रोटीन्स इसको सेंस कर सकती हैं, इसको डिटेक्ट कर सकती हैं, तो उनको हम फिर फोटो रिसेप्टर्स का नाम देंगे, ठीक है। रिसेप्टर्स हम ओवरऑल प्रोटीन्स को बोलते हैं। तो ये बात अब मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फोटो रिसेप्टर्स में जितने भी फोटो रिसेप्टर्स आप पढ़ने जा रही हैं, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन्स, इन तमाम में प्रोटीनेशियस पार्ट भी मौजूद होगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द क्रोमोफोर, क्योंकि ये लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्रोमोफोर तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा उसमें प्रोटीनेशियस पार्ट भी होगा। तो ये इसकी एक खूबी भी है कि ये प्रोटीन प्लस क्रोमोफोर रीजन पे मुश्तमिल होती हैं, और प्रोस्टैटिक ग्रुप भी और भी हो सकते हैं, वो फिर बात की कहानी है कि किसमें कौन सा होता है। तो फोटो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स
जो कि प्लांट में सनलाइट को या लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हार्मोन्स के उनके रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, इसी तरीके से सनलाइट को जो है वो फोटो रिसेप्टर्स जो हम डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेन कंसर्न है जो फोटो रिसेप्टर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि सिलेबस में भी ये तीनों शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा एक और भी है जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, तो उसको भी हम थोड़ा सा टच देंगे, लेकिन मेन हमारा फोकस जो है इन्हीं पे होगा, फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स एंड जो है फोटोट्रोपिन्स। तो ये जो है ये प्राइमरीली ये रेड लाइट को भी ऑब्जॉर्व करते हैं, फाइटोक्रोम्स जैसे कि रेड एंड इंफ्रारेड दोनों को कर सकता है, और इसी तरीके से जो क्रिप्टोक्रोम्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो ब्लू लाइट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करता है, और इसके अलावा फोटोट्रोपिन्स हैं, और एक और जो मैंने भी आपको कहा है कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ है वो यूवी लाइट को जो है वो ऑब्जॉर्व करता है। तो इस तरीके से आप यूँ कह लें कि हमारा फोकस जो है वो उन लाइट पे होगा जो कि स्पेशली जिनको ये फोटो रिसेप्टर्स जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं, जो कि ब्लू, रेड रीजन, यूवी बी रेडिएशन एंड जो है फार रेड लाइट। नाउ व्हाट आर द फोटो रिसेप्टर्स, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। क्योंकि क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा हुआ, उसके पास भी क्रोमोफोर होता है और वो भी लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकता है, लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि हमारे पास ये जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल है जिसमें आपके पास कैरोटिनाइड्स हैं, और आपके पास जो है क्लोरोफिल की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ए है, बी है, सी है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये इनके अंदर ये भी प्रोटीनेशियस होते हैं या नहीं, इनमें प्रोटीन पार्ट होता है क्लोरोफिल में? होता है प्रेजेंट। होता है प्रेजेंट? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कभी आपने उसका स्ट्रक्चर देखा है? हाँ जी रिदा, आपने बड़े जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि आपने उसमें होता है प्रेजेंट। कुछ मुझे बताएंगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक सेकेंड। आप टोटली रॉन्ग नहीं है। अगर बाकी लोग ये समझ के आंसर नहीं दे रहे कि रिदा ने कोई बहुत ही बोंगी मार दी है, तो ये टोटली रॉन्ग नहीं है, किसी हद तक ही सही कह रही है, बट दैट्स नॉट द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द मेन मॉलिक्यूल। जो प्रोटीन है वो क्लोरोफिल का मेन मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है, उसका मकसद सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है। जबकि ये जो फोटो रिसेप्टर्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इनमें प्रोटीन इनके मॉलिक्यूल का हिस्सा है, ठीक है, मतलब इसके स्ट्रक्चर का हिस्सा है प्रोटीन। एक चीज होती है कि जैसे क्लोरोफिल के बारे में अगर बात करें, क्लोरोफिल के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल जो है वो प्रोटीन के अंदर ही एम्बेडेड होता है। यू कैन से कि वो प्रोटेक्टेड है विद हेल्प ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि आप लोगों को फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1 में आप लोगों ने फोटो सिस्टम 2 में D1 का जिक्र बहुत दफा होता है, तो वो क्लोरोफिल के साथ ही उसके अंदर ही मौजूद होता है। क्लोरोफिल यानी उनके साथ लिंक्ड होता है, ये अलग से मौजूद नहीं होता, ठीक है। और ये भी मेरे ख्याल है कि एक एस्पेक्ट हमने पढ़ा था मेरे ख्याल है शुरू में, कि हमने बात की थी कि अगर ये उससे अलग पाए जाएं तो क्लोरोफिल की वो खासियत ना हो जो कि अलोंग विद द प्रोटीन जब ये पाए जाते हैं प्रोटेक्टेड फॉर्म में, तो फिर उसकी जो सलाहियतें आपको नजर आती हैं जो कि वो काम परफॉर्म करता है, वो इन विट्रो अगर आप जो है वो करवाना चाहें उनसे क्लोरोफिल को अलग करके, तो आप नहीं करवा सकते। ओके तो इसी तरीके से फोटो रिसेप्टर जो है इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसमें ना सिर्फ उसका क्रोमोफोर रीजन जो कि लाइट को, क्रोमोफोर का पता है ना, लाइट को ऑब्जॉर्व करने वाला जो रीजन होता है उसको क्रोमोफोर बोलते हैं, यानी कि जिसमें एबिलिटी होती है टू ऑब्जॉर्व लाइट, उस हिस्से को हम क्रोमोफोर बोलते हैं किसी भी पिगमेंट का। तो क्रोमोफोर होता है और अलोंग विद दैट उसका एक प्रोटीनेशियस पार्ट भी होता है। तो आप कह सकते हैं जिस तरह एंजाइम होता है, तो एंजाइम में एक होलो एंजाइम होता है और एपो एंजाइम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको भी एपो प्रोटीन और होलो प्रोटीन में जो है वो जो है डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक फोटो रिसेप्टर जो है दैट इज कंसिस्टेड ऑफ अ प्रोटीन प्लस
लाइट अब्जॉर्बिंग प्रोस्टैटिक ग्रुप यानी कि उसका क्रोमोफोर। तो ये जो नॉन प्रोटीन मालिक्यूल जो अटैच होगा उसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें क्रोमोफोर भी आ जाएगा, तो वो उसका एक होलो प्रोटीन है, ठीक है। और विदाउट आप कह लें कि जो क्रोमोफोर है वो उसकी एपोप्रोटीन होगी। ओके, सो द प्रोटीन स्ट्रक्चर द डिफरेंट फोटोरिसेप्टर्स आर अवेलेबल, जिसमें जो कि डिपेंड करते हैं मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं सेंसिटिविटी को टू द लाइट क्वांटिटी, क्वालिटी और इंटेंसिटी और एज वेल एज ड्यूरेशन को भी, मतलब कितनी ड्यूरेशन के लिए लाइट दी जा रही है इसको भी डिटेक्शन जो है इन फोटो रिसेप्टर्स के जरिए जो है वो हो सकती है, अलॉन्ग विद द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी। In each case, perception जो है light की by the specific photoreceptors, these initiate the cellular signaling just like the hormone, जो कि जब encounter में आता है किसी भी सेल में तो उसके बाद एक cellular cascade जो है वो चलता है, एक series of reactions जो है वो start हो जाते हैं within the you can say the cytoplasm or within the cell। तो इसी तरीके से जब फोटो रिसेप्टर्स भी लाइट को परसीव करते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से सीरीज ऑफ जो है आप कह लें कि जो रिएक्शंस हैं, जो मैकेनिज्म है वो इनिशिएट हो जाते हैं, जिसके बाद अल्टीमेटली फिर कोई रिस्पॉन्स आता है जो कि जैसे इन केस हम फाइटोक्रोम्स की अगर हम बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्स जो है वो लाइट की डिटेक्शन भी हो सकता है, उसकी डिफ्रेंशिएशन भी हो सकता है, क्या रेड लाइट है या फारेड लाइट, इस चीज़ को भी ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि आने वाली लाइट जो है वो रेड लाइट है या फारेड लाइट है, क्योंकि जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो इसी के मुताबिक जो है वो स्पेसिफिकली हैं। अमंग द फोटो रिसेप्टर्स जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्लांट में करवा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि लाइट और ब्लू लाइट को, रेड लाइट एंड ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, उनको कहा जाता है कि वो फाइटोक्रोम्स है। इसके अलावा फाइटोक्रोम्स जो है ये रेड एंड मतलब रेड लाइट एंड फारेड लाइट एंड ब्लू लाइट और अल्ट्रावायलेट सबकी मैंने बात की है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन सा जो फोटो रिसेप्टर है वो किस लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे। तो फाइटोक्रोम्स जो है वो रेड एंड फारेड लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, और इसी तरीके से ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ये आप कह लें कि ब्लू लाइट को भी अब्जॉर्ब कर सकता है, और यूवीए रेडिएशन का जो हिस्सा है 320 से 400 नैनोमीटर का, इसको भी ये अब्जॉर्ब करके तो फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्सेज हैं वो दे सकता है। इसी तरीके से जो क्रिप्टोक्रोम्स है, अदर क्लासेस ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स अदर देन द फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम जो है ये भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस में जो रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि ये ब्लू लाइट को मेनली जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह फोटोट्रोपिन्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फोटोट्रोपिज्म को जो है मेनली और क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट और स्टोमेटल ओपनिंग या स्टोमेटल रेगुलेशन में जो है वो काम करते हैं। तो ये भी इनके बारे में भी कहा जाता है कि यूवी लाइट और ब्लू लाइट को ये भी अब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर मैंने भी आपसे बात की थी कि देयर इज अनदर फैमिली जिसको हम कहते हैं ZTL जर्मन, जिसका मतलब है स्लो मोशन, और ये भी फोटो रिसेप्टर की टाइप है जिनको जी ट्यूलिप जो है वो हम कहेंगे। और इसमें इनका काम क्या है कि ये दे प्ले रोल इन द डे लेंथ परसेप्शन एंड द सर्केडियन रिदम, जो कि फोटो पीरियोडिज्म में जो है जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, उनमें कहा जाता है कि इनका जो जी ट्यूलिप है इनका जो है वो रोल है, जिनको ZTL से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन देर इज अनदर टाइप ऑफ द फोटो रिसेप्टर्स जो कि अरेबिडोप्सिस में अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं और जिनको एब्रीवेट किया जाता है UVR8 से, और वैसे ही किस चीज़ का मुखफ़िफ है UV रेजिस्टेंस लोकस 8, तो उसको एब्रीवेट किया गया है UVR8 से, और ये अरेबिडोप्सिस में भी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं और कहा जाता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को परसीव करते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेवरल UVB इंड्यूस्ड फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्सेज इन द अरेबिडोप्सिस थैलियाना, लेकिन अभी इसको लेकर काम नहीं हुआ, सिर्फ अरेबिडोप्सिस में ही इसको डिस्कवर किया गया है। इसके अलावा अभी पूरा क्योंकि चैप्टर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ एब्रीविएशन के स्टाइल्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है, ताकि अगर वो आपको देखने में मिले तो आप पहले से ही जान जाएं कि आया वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, वी आर टॉकिंग अबाउट जीन, और वी आर टॉकिंग अबाउट यू कैन से म्यूटेंट के बारे में हम बात करें तो उसकी कुछ एब्रीविएशंस हैं। जैसा कि अगर आपको लोअर केस में फाइटोक्रोम का PHY और क्रिप्टोक्रोम का CRY और फोटोट्रोपिन्स का PHOT जो है, फोर्ट जो है फोटोट्रोपिन के लिए है, क्राई जो है क्रिप्टोक्रोम्स के लिए है, और फाई जो है वो फाइटोक्रोम के लिए है एब्रीविएशंस। तो अगर ये आपको लोअर केस में नजर आए तो ये रिप्रेजेंट करेंगे होलो प्रोटीन को। होलो प्रोटीन से क्या मुराद है? प्रोटीन प्लस क्रोमोफोर, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर ये अपर केस में आपको नजर आए, यानी कि अल्फाबेटिक जो है अपर केस में अगर ये लिखे हुए नजर आए PHY, CRY और PHOT, तो ये एपोप्रोटीन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि प्रोटीन माइनस क्रोमोफोर। अकेली जो अगर प्रोटीन है उसको आप अपर केस से रिप्रेजेंट करेंगे,
प्रोटीन प्लस क्रोमोफोर जो है उसको लोअर केस से रिप्रेजेंट करेंगे इनके एब्रिविएशंस को, और अगर अपर केस में ही रहेंगे, अपर केस ही होगा, यानी कि प्रोटीन को ही शो कर रहे हैं, लेकिन उनको आप इटैलिसाइज्ड कर देंगे तो वो उनके रिस्पॉन्सिबल जीन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो प्रोटीन, जो जीन जो है वो फाइटोक्रोम की प्रोटीन को बनाएगा, उसको हम PHY अपर केस में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन साथ में इटैलिसाइज्ड कर देंगे। इसी तरीके से जो क्रिप्टोक्रोम को रिप्रेजेंट करेगी प्रोटीन, उसको हमने CRY कैपिटल में लिखना है और उसको फिर इटैलिसाइज कर देना है। इटैलिसाइज कर देंगे तो जीन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन इटैलिसाइज करेंगे, सिर्फ अपर केस लिखेंगे तो वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इन्हीं को आप लोअर केस में लिख देंगे तो ये आपको प्रोटीन प्लस क्रोमोफोर दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो जहाँ पे भी अब आपको इस तरह की नोटेशन नजर आए तो आपने खुद से समझ जाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द होलो प्रोटीन, और वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन ओनली, और वी आर टॉकिंग अबाउट द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर the production of the protein respectively. Now जो फोटो रिस्पॉन्सेज हैं दे आर ड्रिवन बाय लाइट, वी नो दैट, लेकिन उसके साथ वो कहते हैं कि दे आर आल्सो ड्रिवन बाय द क्वालिटी और द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनर्जी अब्सॉर्ब। तो हम अमूमन जब हम बात करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात करनी हो कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट की जो एफिशिएंसी है वो कैसी चल रही है, यानी कि लाइट की एफिशिएंसी के लिए हम कहते हैं कितने फोटोन अब्सॉर्ब किए और उससे जो है वो कितने ATP बने। और आमतौर पे जब आप क्वांटम यील्ड की बात करते हैं या आप फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को देखना चाहते हैं कि कितनी फोटोसिंथेसिस जो है वो एफिशिएंटली हो रही है, तो हम उसके रेट की बात करते हैं और क्वांटम यील्ड की हम बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड की सिमुलेशन, दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया को ले लें अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ द फोटोन अब्सॉर्ब्ड। ठीक है, अच्छा अब हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि सॉरी इम्पिंजिंग, अच्छा अब हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो लाइट इम्पिंज कर रही है उसमें से बहुत सारी लाइट जो है वो तो ज़ाया हो जाती है, ऐसा है ना, बहुत सारी हो जाती है और सिर्फ कुछ ही हिस्सा है जो कि एक्चुअली फोटोकेमिकल जो आप कह लें कि एक्टिविटी है उसके अंदर वो काम करता है। और इसी हिसाब से मैंने आपको एक, मेरा ख्याल है कि कैलकुलेशंस भी मैं हमेशा आपको पढ़ाती हूँ जब हर क्लास को, और फिर मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लाजमी देती हूँ हर क्लास को, आपको भी दिया होगा यकीनन, कि जिसमें मैं पूछती हूँ कि अच्छा अगर इसकी लाइट इंटेंसिटी अगर हम चेंज कर दें तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो क्या निकलेगी। टोटल एक उसकी ग्रॉस एफिशिएंसी होती है जिसमें हम सिर्फ ये कंसिडर करते हैं कि कितनी लाइट आप उसको दे रहे हैं, और एक उसकी नेट आप कहने की जो एफिशिएंसी होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली हाउ मच फोटोन इज आर अब्सॉर्ब्ड, और उनको अब्सॉर्ब करते हुए कितनी जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है या कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो असिमिलेट हुई है, तो उसके हिसाब से जो है हम एफिशिएंसी निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फाइटोक्रोम्स के बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि आया इनमें से जो है कितनी लाइट जो है सिंपली इम्पेंज कर रही है और उसकी वजह से कोई भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस का जो रिस्पॉन्स है या डेवलपमेंट का जो काम है वो हो रहा है, और उनमें से हाउ मच क्वांटिटी इज एक्चुअली एब्सॉर्ब टू डू दैट वर्क, कि जिसको हम कह रहे हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइटोक्रोम और द क्रिप्टोक्रोम और द फोटोट्रॉपिंग एंड सो ऑन, क्योंकि मैंने आपको 2-3 और का नाम भी जो है वो बता दिया है। तो जिस तरीके से जब हमने फोटोसिंथेसिस को, जब हम डिस्कवरी की बात करते थे फोटोसिंथेसिस को, या हम फोटोसिंथेसिस के जब पिगमेंट्स की डिस्कवरी अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई अच्छे से, तो पिगमेंट्स की जब डिस्कवरी होती है तो हम ये कहते हैं कि 2 तरह के स्पेक्ट्रम है जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं पिगमेंट्स को डिस्कवर करने में, और फिर हम ये देखते हैं कि आया वो पिगमेंट्स का जो है वो क्या रोल है उस प्रोसेस के लिए कि जिसके लिए हम उसको डिस्कवर करें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल इस्तेमाल होता है या कैरोटीनॉइड इस्तेमाल होता है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि क्लोरोफिल का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और कैरोटीनॉइड का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो डेफिनेटली हम फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम भी मालूम कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? बाय द वे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम? मैं ये सोचूं कि जी आपको पता है और मैं उसके बारे में बात करती जाऊं, पता चले कि आपको तो इसका बेसिक डिफरेंस नहीं पता, तो कोई बताएगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम? जी मैम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओवरऑल जो लाइट अब्जॉर्ब होती है किसी भी पर्पस के लिए, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट अब्जॉर्ब होती है वो। नहीं, ये अप्रोप्रिएट नहीं है, सम हाउ करेक्ट है। अगर कोई बंदा एक नज़र में इन दोनों स्पेक्ट्रम को देखे तो हाँ यही कहेगा जो आप कह रही हैं, लेकिन
इन दोनों में एक और डिफरेंस भी है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस एंड विद रिस्पेक्ट टू पिगमेंट। ठीक है, चले मैं अब इसको एलेबोरेट कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद किसी और को ना पता हो और इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते। तो जो पिगमेंट्स है ना, पिगमेंट्स जो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और उसका जो एक पिक्टोरियल जो डायग्राम बनती है जिसको आप स्पेक्ट्रम जो बनता है उसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पिगमेंट जो लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं जिस रीजन में, तो वहां पे जो पीक्स आती हैं उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ना, एक्शन, देखिए नाम क्या है, एक्शन। एक्शन होता है किसी प्रोसेस का एक्शन, पिगमेंट का एक्शन नहीं होगा, प्रोसेस का एक्शन होगा। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर आपको पता हो पिगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपको पिगमेंट्स पता होंगे तो आप उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जो है आप कहना एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ना वो पिगमेंट्स का नहीं होता, वो प्रोसेस का होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो किसी प्रोसेस का होता है। हाँ, अब ये आपकी बात ये जो सबा ने जो डेफिनेशन बताई है उसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ जो पिगमेंट्स हैं क्योंकि इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना प्रोसेस में, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल भी इन्वॉल्व है, कैरोटीनॉइड भी इन्वॉल्व है, और अगर हम एलजी की बात करें तो और भी पिगमेंट्स हो सकते हैं उसमें, और भी फाइकोबिलिन्स भी आ सकते हैं। तो वो तमाम की एक्टिविटी से एक्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। और अगर आप पिगमेंट्स को अलग करके और फिर फोटोसिंथेसिस, मतलब आप किसी तरीके से सिर्फ सिलेक्टिव पिगमेंट्स दे दें प्लांट को और फिर आप अगर उनकी फोटोसिंथेसिस की एक्शन स्पेक्ट्रम बनाएं तो आप देखेंगे कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ। ठीक है, तो इन दिस सेंस यू कैन ग्रैस्प दिस कॉन्सेप्ट इन द सेंस के जो एक्शन स्पेक्ट्रम है दैट्स अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, और जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो आप कह लें कि जो जिनका रीजन जो है वो नैरो होता है बिकॉज वो एक टिपिकली किसी एक पिगमेंट के लिए होता है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? यस मैम। अच्छा, अगर इसकी समझ आ गई है तो अब जो मैं बात करने लगी हूँ कि हमने फोटो रिसेप्टर्स को या फाइटोक्रोम भी उनमें ही आ जाते हैं, उसी की तरफ हम बात को लेके जाएंगे। तो इनको हमने डिस्कवर कैसे किया? ठीक है, तो जैसे हमने फोटोसिंथेसिस को उसके पिगमेंट्स के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बना के और फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा बना के और फिर उनको आपस में रिलेट किया और हमने कहा ओके दिस इज द रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, दिस इज द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी। बिल्कुल उसी तरीके से हमने फाइटोक्रोम्स, ये भी तो पिगमेंट है ना, पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हमने इसको खास नाम दे दिया है फोटो रिसेप्टर्स का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें एक चेंज है कि ये दे आर अलोंग विद प्रोटीन्स, दैट्स वाई हम इनको फोटो रिसेप्टर्स का नाम भी दे रहे हैं। कैन समबडी टेल मी कि हम ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं फाइटो हार्मोन्स उनमें प्रोटीन होती है, उनको हम फोटो रिसेप्टर कह सकते हैं? हार्मोन्स में जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथिलीन है, इनमें हम इनमें प्रोटीन होती है उनके स्ट्रक्चर में? यार ये तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसमें खामोशी बनती हो है। अब कहेंगे मैडम एक तो सैटरडे को आप लेक्चर ले रही हैं, ऊपर से आप क्वेश्चन भी पूछी जा रही हैं, ये तो गलत बात हो गई। सैफुल्ला, आपको इसका आंसर नहीं आता कि मेरे लेक्चर को ऑन करके कहीं और चले गए हो? मैम कर दे मैंने भी। बेटा मैं कह रही हूँ कि जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन हैं, जिब्रेलिन हैं, साइटोकाइनिन, नंबर ऑफ आप पढ़ चुके हैं, 9 तो पढ़े हुए हैं आपने, बाकियों के कुछ के नाम भी जानते होंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर में प्रोटीन होती है जैसे फाइटोक्रोम्स में है, जैसे क्रिप्टोक्रोम्स में मैं आपको बता रही हूँ, फोटो रिसेप्टर्स में बता रही हूँ। मैंने कहा कि ये भी हार्मोन की तरह के ही होते हैं, तो क्या इनके स्ट्रक्चर में प्रोटीन होती है? मैम आई थिंक कुछ में होती है इस तरह। मतलब मैम हमने ये तो एक मैम रिकॉर्डिंग की वजह से बंदा ऊपर नीचे हो जाता है मैम, वो ये है कि हमने जो आगदन का पढ़ा है उधर कहाँ प्रोटीन आ गए, लेकिन उसमें ये बिल्कुल इंजाइम जो इस्तेमाल होते हैं ना,
वो मे भी अगर कह लें है, लेकिन उसके साथ मतलब उसकी उसकी वर्किंग के लिए तो बहुत सारे प्रोटीन्स रिक्वायर्ड, जैसे पिन प्रोटीन का कितना जिक्र हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जो रेगुलेटर्स हैं कितना हमने उनका जिक्र पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को देखें तो देयर इज नो प्रोटीन। तो ये तो बेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको याद करवाए हुए हैं, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता। बेशक रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग कहाँ जानी है, आपके और मेरे दरमियान में ही रहनी है, और कहाँ जानी है, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है इससे, ठीक है। और बोला करें। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो फाइटोक्रोम्स हैं ये डिस्कवरी इनकी कैसे हुई। तो जिस तरीके से हमने फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, इसी तरीके से फाइटोक्रोम्स जो काम सर अंजाम देते हैं, जैसे कि हम जो सबसे पहले आप कह लें कि जो स्टडीज हुई है ना फाइटोक्रोम्स को लेकर, उनमें सीड जर्मिनेशन एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक मशहूर एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया जाता है। जब मैंने आपको, जो मेरे प्रीवियस जो क्लासेस से स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, उन्होंने पढ़ा भी है कि सीड की जर्मिनेशन जो है किस तरीके से रेड एंड इंफ्रारेड लाइट से जो है वो इफेक्ट होती है। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको फौरन से याद आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इस सीड जर्मिनेशन का रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट यानी कि फाइटोक्रोम्स को अगर हम इसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएं और सीड जर्मिनेशन का एक्शन स्पेक्ट्रम बनाएं, नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्शन स्पेक्ट्रम एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो पिगमेंट का होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम जो है किसी प्रोसेस का होता है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको ये पहले क्लियर किया है। तो अगर हम सीड जर्मिनेशन का एक्शन स्पेक्ट्रम बनाए और हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाए फाइटोक्रोम का, और उनको आपस में हम ओवरलैप करें, तो हम देख पाएंगे और हम ये आप कह लें कि इसको कंफर्म कर पाएंगे कि वाकई में फाइटोक्रोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड जर्मिनेशन, जस्ट लाइक जैसे हमने क्लोरोफिल ए का स्पेक्ट्रम, बी का स्पेक्ट्रम, कैरोटीनॉइड का स्पेक्ट्रम बनाकर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और उसको हमने रिलेट किया था एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस, और हमें पता चला कि दीज आर द रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने करना। तो दो तरह की एग्जांपल्स जो मैंने डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट की हुई हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल है दैट इज रिलेटेड टू सीड जर्मिनेशन, जो कि फाइटोक्रोम्स की डिस्कवरी की तरफ जो इशारा करती है, और दूसरा जो है लाइट स्टिमुलेशन ऑफ द स्टिमुलेटेड फोटोट्रोपिज्म, यानी कि जो स्ट्रोमेटल मूवमेंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फोटोट्रोपिन की वजह से होता है, तो उसका एक्सपेरिमेंट, ये दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स को एग्जाम्पलीफाई किया गया है। और अभी मैं आपको इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की जो है वो डायग्राम्स भी दिखाई और इनके बारे में मैं बताती हूँ एक्शन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और फिर हम उनको लेके चलते हैं कि आपस में किस तरह रिलेट करते हैं और किस responsible for the phototropism or the stromatal movement, and phytochromes are responsible for the seed germination. So this one the experiment जो आपने पहले भी पढ़ा होगा यकीनन अपनी पिछली क्लासेस में, जिसमें जो पहली आपको जो पेटी डिश नजर आ रही है वो डार्कनेस में ग्रो किए हुए सीड है, ये सो किए गए हैं और देखा है कि इनमें कितने सीड जर्मिनेट होते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि ये टोटल आपको 1 2 जो व्हाइट नजर आ रहा है ये जर्मिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1 2 3 जर्मिनेशन हुई है डार्क में, ठीक है। उसके बाद इसी सेम जो आप कह लें कि जो पेटी डिश के जो सेम तरह के सीड्स हैं, इनको लाइट का एक्सपोजर, स्लाइट सा एक शॉर्ट एक्सपोजर दिया गया है लाइट का, एंड देन फिर उसको दोबारा डार्कनेस में रख दिया गया। तो यू कैन सी हियर के नंबर ऑफ सीड्स आर जर्मिनेटेड हियर, ठीक है, मतलब कि रेड लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। अच्छा, उसके बाद अगले एक्सपेरिमेंट में सेम तरह के सीड्स को, यानी कि लेटस के ही सीड्स हैं, और उनको पहले रेड लाइट का एक्सपोजर दिया, फिर उनको फार रेड लाइट का एक्सपोजर दिया। तो जो ये जो पेटी डिश थी इसमें भी बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर सीड्स ने शो किया जैसा कि उनको टोटली डार्कनेस में रख दिया जाए तो वो शो करते हैं, यानी कि कोई सीड जर्मिनेशन ना होने के बराबर सीड जर्मिनेशन हुई है। उसके बाद इसके बाद जो है एक चौथे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सेम लेटस के सीड को पहले रेड लाइट दी है, फिर फार रेड लाइट दी है, फिर रेड लाइट दी है। तो अगेन इसका बिहेवियर ऐसा था जैसे कि इसको प्रॉपर लाइट दी गई है और कोई इंटरप्शन नहीं हुई फार रेड लाइट से। और जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें भी उन्होंने पहले रेड फिर फार रेड फिर रेड फिर फार रेड। तो दो चीजें जो है इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलती हैं, एक तो ये कि रेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन, एंड फार रेड या डार्कनेस जो है दैट रिप्रेजेंट्स के जो जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। और एक चीज ये है कि जो फिनोमिनन है सीड जर्मिनेशन का या जो प्रोसेस है सीड जर्मिनेशन का, ये डिपेंड करेगा कि एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी आप उसको क्या दे रहे हैं। अगर एट द एंड आप उसको लाइट दे रहे हैं
तो वो अल्टीमेटली जर्मिनेट कर जाएगा इस चीज को रिगार्डलेस कि पीछे उसके साथ क्या हो रहा था, ठीक है। और अगर आप एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी, अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट के एंड पे उसको फार रेड लाइट दे रहे हैं, तो वो भूल जाएगा कि पीछे आपने उसको जो है वो रेड लाइट भी दी थी, वो सारी चीजें जो है वो नलिफाई हो जाएंगी और अल्टीमेटली वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपने टोटली उसको डार्कनेस में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं इन्होंने इस चीज की तरफ इशारा किया कि देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ द केमिकल ऑफ द सब्सटेंस जो कि अपनी फॉर्म्स को बदलता है, अपनी जो केमिकल जो नेचर है उसको वो बदलता है, और वो बदलता किस हिसाब से है कि उसको रेड दें तो वो कुछ और हो जाता है, उसको फार रेड दें तो कुछ और हो जाता है, दोबारा रेड दें तो वो दोबारा से अपनी पहली वाली जो फॉर्म है उसमें वो चेंज हो जाता है। तो यही चीज जो है वो फाइटोक्रोम की डिस्कवरी की तरफ ये एक्सपेरिमेंट जो है वो लेके गया। नाउ अब आपने एक्सपेरिमेंट किया है जी बेटा। मैम फॉरवर्ड का बहुत कम ड्यूरेशन देना है या उसके टाइम पे होता है कि सेंटर में ही देना है और एंड पे फॉरवर्ड नहीं देना? नहीं, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई रिदा। मैम फॉरवर्ड को तो थोड़े थोड़े इंटरवल्स के साथ जो है वो बार बार इंटरप्ट करवा सकते हैं या सिर्फ एक ही दफा देना है सेंटर में, मतलब कि रेड फॉरवर्ड और रेड, जिस तरह एंड पे जहाँ पे फॉरवर्ड की इंटेंसिटी दी हुई है तो वो ग्रो नहीं किया, इसके बाद मतलब अगर दो इंटरवल्स फॉरवर्ड के हों, 2 रेड के हों और फिर एंड पे रेड हो तो फिर वो ग्रो कर जाएगा? यस ऑफ कोर्स, यही तो मैंने आपको बताया है, मैंने यही तो आपको बताया कि जो एंड वाला एक्सपोजर है ना, दैट विल डिसाइड कि जर्मिनेशन होनी है या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि पीछे क्या कितनी ड्यूरेशन का और क्या दिया है आपने, ठीक है। आप रेड देते आए मुसलसल और उसके बाद आप फार रेड में उसको रख दें तो जर्मिनेशन नहीं होगी। आप फार रेड देते आए मुसलसल और उसको लाइट एक्सपोजर जो है एट द एंड जिसके बाद फार रेड ना आए तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। ओके मैम। हाँ जी। अच्छा, अब इसी की अब मैं, क्योंकि मेरा सारा जो फोकस है वी आर गोइंग टुवर्ड द डिस्कवरी ऑफ द फाइटोक्रोम्स, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ वी कैन रिलेट द डिस्कवरी विद द फोटोसिंथेसिस। तो मैं अब आपको इसके एक्शन स्पेक्ट्रम और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाने जा रही हूँ। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फाइटोक्रोम, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जो डायग्राम है, डायग्राम कह रही हूँ, जो ऊपर वाले ग्राफ हैं जिसमें दिखाया गया है द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फाइटोक्रोम्स, जिसमें जो ये नीचे वेवलेंथ है, ऑफ कोर्स द वेवलेंथ है, और ऊपर जो है ये एक्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि सीड जर्मिनेशन का है तो फाइटोक्रोम के हिसाब से उसको हम रिलेट करेंगे अभी अब्जॉर्प्शन के हिसाब से। अभी आप सिर्फ एक्शन स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखें तो एक्शन ऑफ द सीड जर्मिनेशन जब स्टिमुलेट होती है उसमें, यानी इंडक्शन होती है जर्मिनेशन की, तो वो किस रीजन में हो रही है? रेड रीजन में। ये पीक कहाँ पे आ रही है? स्टिमुलेशन की पीक कहाँ पे आ रही है? रेड रीजन में। ओके, और इसी तरीके से जो इनहिबिशन की पीक है वो कहाँ पे है? फार रेड रीजन में। अच्छा, अब अगर सेम चीज फाइटोक्रोम्स के साथ कोरिलेट कर जाती है, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द सीड जर्मिनेशन, अगर ये सेम पीक्स कोरिलेट कर जाती हैं या ओवरलैप कर जाती हैं फाइटोक्रोम के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि फाइटोक्रोम इज द रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट फॉर दिस एक्टिविटी। अच्छा, ये सेम पीक आप क्लोरोफिल के केस में नहीं देखेंगे, ये पीक्स आप कैरोटीनॉइड के केस में नहीं देखेंगे, कोई और पिगमेंट इन पीक्स को ओवरलैप नहीं करेगा सिवाय फाइटोक्रोम। तभी तो हमने बड़े वसूख से कहा है कि फाइटोक्रोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड जर्मिनेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी। तो नीचे वाली अब डायग्राम जो है काफी सारी समझने वाला है ये स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें मल्टीपल थिंग्स जो है वो इलस्ट्रेट की गई हैं। एक तो यही चीज जो मैं अभी आपको बता रही थी कि अभी वैसे मैं इसकी तरफ जाना है कि फाइटोक्रोम्स की 2 टाइप्स होती है, लेकिन यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ द फाइटोक्रोम्स, पीआर जो कि रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करती है एंड पीएफआर जो कि फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करती है। अब आप देखें कि जो पीआर है जो कि रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करती है फाइटोक्रोम की फॉर्म, उसकी जो मेजर पीक है वो कहाँ पे है? बिल्कुल सेम वहीं पे है जहाँ पे स्टिमुलेशन की पीक थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेड लाइट को अब्जॉर्ब करने का जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है दैट इज फाइटोक्रोम, और उसकी भी पीआर फॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, और वही फिर इसकी आप कहने की सीड जर्मिनेशन करवाने का बायस है। अच्छा, उसके बरक्स जो पीएफआर फॉर्म है उसकी जो पीक है वो फार रेड रीजन में है,
और उसी रीजन में इनहिबिशन की पीक भी है, यानी कि अगर आप डार्कनेस में प्लांट को रखते हैं सीड्स को, और उसमें जो है वो पीएफआर फॉर्म जो है वो ज्यादा मौजूद होती है, और पीएफआर फॉर्म जो है वो फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करती है, ना कि रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करती है, एंड दैट इज वाई जो सीड्स हैं वो डार्कनेस में उनकी जर्मिनेशन जो है पॉसिबल नहीं होती। एक तो ये चीज है जो कि कोरिलेट कर रही है और आपस में। अच्छा, अब दो और चीजें हैं जो कि इस पैराग्राफ में इस स्पेक्ट्रम में समझने वाली हैं। एक आपको ये ब्लू लाइन नजर आ रही होगी और एक आपको ये ब्लैक लाइन नजर आ रही होगी। ये जो ब्लू लाइन है ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, क्योंकि विजिबल लाइट में ग्रीन लाइट भी होती है, रेड लाइट भी होती है, ब्लू लाइट भी होती है, फार रेड लाइट भी होगी, येलो लाइट भी होगी। तो लिहाजा ये देखें इसकी पीक्स डिफरेंट, मतलब इवन इनकी पीक्स क्लियर भी नहीं, क्योंकि इट्स अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये एक पूरी पीक, एक ब्रॉड सा एक जो आप कह लें कि जो स्पेक्ट्रम है वो आपको नजर आ रहा है, बिकॉज और यहाँ पे जाके ये थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा है, कौन से रीजन में, फार रेड रीजन में जाके थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा है। तो क्योंकि ये ओवर लाइट का जो है वो स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट का। और ये जो ब्लैक वाला है, दिस स्पेक्ट्रम जो है ये शो कर रहा है द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट दैट इज फिल्टर्ड थ्रू अ लीफ, यानी कि जो ब्लू लाइट वाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप एक टॉल ट्री की बात करते हैं तो टॉल ट्री की कैनोपी पे जो लाइट पड़ रही है ना वो ब्लू लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो टॉल ट्री की कैनोपी के नीचे जो शेडेड एरिया है वहां तक जो लाइट पहुंच रही है वो ब्लैक लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, क्योंकि टॉल ट्री की जो कैनोपी है उस पे एक दरमियान में कोई चीज नहीं है, सनलाइट डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ रही है, तो जाहिर है उसके पास एक बहुत ही जो आप कह लें कि रिच सोर्स ऑफ लाइट जिसमें हर तरह की रेडिएशन है वो मौजूद है, लिहाजा इसका स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ब्रॉड है। लेकिन उसके बरक्स जो कैनोपी के अंडर जो लाइट, शेडेड एरिया में जो लाइट पड़ रही है उसका स्पेक्ट्रम आप देखें, उसमें ब्लू रीजन नहीं है, उसमें लाइट सा, ये जो जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है तो थोड़ा सा ग्रीन और येलो रीजन यहाँ पे मौजूद है, फिर वो ड्रॉप हो गया, फिर वो जाके पीक कहाँ पे बना रहा है, फार रेड रीजन में। ये नोट करें 720 से ऊपर जाके, ये 720 के बाद ऑलमोस्ट 760 तक जो है ये एक पीक बना रहा है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि कैनोपी के ऊपर एक फुल फ्लेज लाइट जो है वो अवेलेबल है प्लांट के लीव्स को, और जो कैनोपी के अंडर जो शेडेड एरिया है वहां पे जो लाइट आ रही है वो फिल्टर होके आ रही है, ठीक है। तो फिर यही रीजन है कि क्यों हर तरह के प्लांट जो हैं वो दूसरे ट्री के नीचे उग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ नीचे ट्री के नीचे वही जो प्लांट स्पीशीज जो है वो ग्रो कर सकेंगी जो कि फार रेड रीजन में ग्रो करने की सलाहियत रखती है, या जिनको इतनी ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, या जिनको आप देखें जिस तरह ट्री ट्रंक के साथ लिपटी हुई जो बेलें हैं, ठीक है, तो वो क्यों वहां पे सरवाइव कर जाती है, क्योंकि उनको रेड लाइट चाहिए ही नहीं, उन्होंने अपनी खुराक खुद तो बनानी नहीं है, उन्होंने सारा कुछ जो है ना वो सपोर्टिंग सारी जो है वो उधर से ले लेनी है, तो वो जो थोड़ी बहुत लाइट आ रही है वो उनके लिए सफिशिएंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। या कुछ ऐसे प्लांट जिन्होंने जल्दी जल्दी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना होता है वहां पे वो ग्रो करते हैं। तो ये भी इसके साथ एक इसका एस्पेक्ट था। वैसे तो मेन एस्पेक्ट हमारा यही है कि हम को रिलेट कर रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द सीड जर्मिनेशन को अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फाइटोक्रोम के साथ, और जो मेरा ख्याल है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुकम्मल ओवरलैप कर रहा है और वो शो कर रहा है कि फाइटोक्रोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड जर्मिनेशन, और यही इसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले। अच्छा, एक और चीज जो कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर आप पीआर के पिगमेंट की, पीआर जो फाइटोक्रोम है फॉर्म, उसकी अगर आप पीक को देखें तो नो डाउट कि रेड रीजन में इसकी पीक मौजूद है, बट जो ये जो हिस्सा है, ये जो मेरा, ये जहाँ पे मैं कर्सर बना रही हूँ, एक मिनट मैं इसको ना जरा उस पे ले जाती हूँ जी, ये जरा देखिएगा बेटा, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये वाला हिस्सा, ये जो तिकोनी हिस्सा है, ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे पीएफआर भी लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है और पीआर भी लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कहने का मकसद मेरा ये है कि पीएफआर मेजरली तो इंफ्रारेड रीजन, फार रेड रीजन में लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो रेड रीजन की कुछ लाइट को भी अब्जॉर्ब कर सकता है। इसी तरीके से पीआर जो है उसकी मेन पीक तो बन रही है रेड रीजन में, लेकिन उसके साथ वो फार रेड लाइट का भी एरिया कुछ जो है, कुछ हिस्सा जो फार रेड लाइट का है वो भी वो ऑब्जॉर्व कर सकता है। और यही बात जो है इस चीज की बुनियाद बनेगी जो मैं आपको आगे जाके बताने वाली हूँ कि वाई अगर आप एक टाइम पे फाइटोक्रोम्स की डिफरेंट फॉर्म्स को देखते हैं तो आपको प्योरली पीआर या प्योरली पीएफआर नहीं मिलते,
बल्कि प्रोपोर्शंस मिलते हैं PR के भी और PFR के भी। जो बच्चे मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं, मेरा ख्याल है वो रिकॉल कर रहे होंगे इस चीज़ को, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो यहाँ पे सेकंड मैंने आपको बताया था ना, 2 एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे कि वाई फोटो रिसेप्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल, you can say the receptors or the kind of the pigments, those are responsible for this kind of activities, और the photomorphogenesis की जो आप कहने के जिम्मे में आती है उसमें ले सकते हैं। तो पहले हमने एग्जांपल बता दी है फाइटोक्रोम्स के लिए सीड जर्मिनेशन की। अब उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आप यहाँ पे देखेंगे जो हम फोटोट्रोपिन्स के लिए, कि फोटोट्रोपिन्स को कहा जाता है कि वो रीजन जो है आप कह लें कि यूवी रीजन को ये अब्जॉर्ब करते हैं, यूवी रीजन में ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, और ब्लू रीजन में ये लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं फोटोट्रोपिन, और इनकी वजह से जो है वो आप कह लें कि जो ये जो स्ट्रोमेटल एक्टिविटी है वो इनकी वजह से होती है। ठीक है, तो ऊपर जो है आपको जो स्पेक्ट्रम शो किया गया है, दिस इज द कर्वेचर जो है वो पर फोटोट्रोपिक रिलेटिव जो कि शो कर रही है रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम की जिनके अंदर फोटोट्रोपिन जो है वो लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और नीचे जो है वो फोटोट्रोपिन की आप कह लें कि उनका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ऊपर जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम है और नीचे जो है उनका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अच्छा, अब नीचे वाले में भी देखें, उन्हीं रीजन्स में पीक है जिनमें ऊपर वाले रीजन्स में पीक है। ये नीचे कलर कोड से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस वन, ये जो हिस्सा है दिस इज ब्लू और दिस इज द अल्ट्रावायलेट रीजन, और ये नीचे ये जो आपको रेंजेस नजर आ रही है वहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूवी लाइट और वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लू लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, तो उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए नीचे कलर कोड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये देखो 1 2 3 ये इतनी क्लियर नहीं है, ये अब्जॉर्प्शन की फिंगर इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन सेम 3 फिंगर्स का जो पैटर्न है 1 2 3, ये मैंने एरो लगा के बताई भी हुई 3 फिंगर पैटर्न क्या चीज है। तो ए जो है ये एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लू लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है ओट कोलेपेटाइल में, और जो बी जो है ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो उसको फोटोट्रोपिन्स को शो कर रही है इन द सेम रीजन, यानी कि ब्लू एंड अल्ट्रावायलेट एंड जो है जो अल्ट्रावायलेट एंड ब्लू रीजन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अब लेक्चर तो खत्म होने वाला, अब ना ही आते बच्चे आप हैं। ओके, सो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई जो चीज मैं आपको समझाना चाहती थी, द डिफरेंस बिटवीन द अब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम एंड हाउ वी यू कैन से डिस्कवर दैट विच फोटो रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विच फिनोमिनन, और आपको इस चीज की, इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है। और ये जो पीछे मैंने एक अच्छा खासा टाइम लगाया है इस वाले स्पेक्ट्रम पे, तो उसकी समझ आ गई है कि फार रेड जो है वो किस तरह, किस एरिया की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, और जो है PR जो है वो किस रीजन को ऑब्जॉर्व करता है, और ऊपर जो है वो कैनोपी वाला जो है वो क्या सीन है, और नीचे जो है वो शेडेड वाला क्या सीन है। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ आ गई। अगर नहीं कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज फिर हम उसका थोड़ा सा जो है वो एक चेंज, थोड़ा सा टॉपिक जो है वो उस पे जाने लगे हैं। जी क्लियर है मैम, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट, गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्म्स जिनको आप यू कैन से कि जिसके जरिए आप जो रेडिएशन है, ये प्लांट रिस्पॉन्सेस है, उनको कहा जाता है कि इनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ द लाइट। तो अमाउंट ऑफ द लाइट के लिए हाउ यू कैन मेजर द अमाउंट ऑफ द लाइट, तो उसकी मेजरमेंट के लिए कुछ आप कह लें कि टर्म्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं कि जिनके जरिए आप उनकी इंटेंसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से जो रिस्पॉन्सेज हैं या प्लांट के रिस्पॉन्सेज जो है वो कैटेगराइज हुए हुए हैं कि कितने फ्लुएंस पे कौन सा एक्टिविटी होती है, कितने फ्लुएंस पे कौन सी एक्टिविटी होती है। तो द अमाउंट ऑफ लाइट कि जिसकी वजह से कोई ना कोई आप कह लें कि रिस्पॉन्स प्लांट देता है, उसको हम बोलते हैं फ्लुएंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट को आप क्या बोलेंगे, फ्लुएंस। और इसी फ्लुएंस को अगर आप इसका मतलब आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे, मतलब ओवरऑल आप जनरली उसको बोलेंगे द अमाउंट ऑफ द लाइट इज फ्लुएंस, बट अगर आप उसको टेक्निकली डिफाइन करना चाहें तो इट्स अ टोटल नंबर ऑफ द फोटोन impinging, total number of the photon impinging on a unit surface area, total amount of the photon impinging on a unit surface area। एक खास जगह पे कितनी लाइट एट ए टाइम पड़ रही है उसको हम कहेंगे कि दिस इज फ्लुएंस। अच्छा, अगर इसी इम्पिंजिंग लाइट के एरिया के साथ साथ हम ये भी शामिल कर लें कि कितने ड्यूरेशन के लिए लाइट पड़ रही है, मतलब टोटल ड्यूरेशन, ये नहीं कि सेकंड में कितनी पड़ रही है या
घंटे में कितनी पड़ी, ये नहीं बताना, बल्कि टोटल ड्यूरेशन जितने के लिए वो पड़ी है, अगर आप उसको भी साथ में शामिल कर लें तो जाहिर है कि वो टोटल ड्यूरेशन भी किसी ना किसी इसी तरह के किसी यूनिट में होगा, सेकंड्स में या आवर्स में, ठीक है, लेकिन या डेज में। लेकिन ये कि आपने उसको टोटल को मेंशन करना है, खुद से स्पेसिफाई नहीं करना कि आपने उसको सेकंड में ही मेजर करना है या आपने आवर में ही मेजर करना है या आपने उसको डेज में ही मेजर करना है, तो ये काम नहीं हमने करना, ठीक है। तो टोटल ड्यूरेशन को अगर आप लगा लेंगे इसके साथ तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टोटल फ्लुएंस। तो फ्लुएंस क्या था? टोटल नंबर ऑफ द फोटोन impinging some area, a unit surface area, और along with the length of the time of the radius अगर आप लगा लें रेडिएशन, तो this will represent the total fluence। अच्छा, अब इसके साथ ही मैंने आपको दो और टर्म्स भी मतलब पहले से बताएंगे, लेकिन इसको दोबारा से रिकॉल कर लें। फ्लुएंस के साथ ही आपको एक टर्म बताई थी फ्लुएंस रेट की, ठीक है। तो फ्लुएंस रेट में अगर आप पर सेकेंड नंबर ऑफ द फोटोन impinging some unit surface area in 1 second अगर आप उसको लगा लेंगे तो वो बन जाएगा फ्लुएंस रेट, जिसका अदर नेम जो है वो इरेडियंस भी है, यानी कि फ्लुएंस रेट एंड इरेडियंस बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके जरिए हम प्लांट के रिस्पॉन्सेज को कैटेगराइज करेंगे कि इतना फ्लुएंस होगा या इतना फ्लुएंस रेट होगा तो ये होगा, ये होगा फ्लुएंस रेट तो ये होगा, अकेला फ्लुएंस होगा तो ये रिस्पॉन्स आएगा, फ्लुएंस रेट आएगा तो ये रिस्पॉन्स आएगा, इरेडियंस आएगा तो ये रिस्पॉन्स आएगा। तो क्योंकि ये चीजें आगे इस्तेमाल होनी है और तो इस वजह से जो है इनका जो है आपको पता होना जरूरी है। जी, इसी तरीके से एक और टर्म जो शायद आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस की जब बारे में उसके बात की हो या उसके टर्म्स पढ़ी हो, तो मेरा ख्याल है टर्म्स में अक्सर भी बताती हूँ वैसे, तो उसमें एक टर्म यूज होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इस तरह की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस को के एफिशिएंसी को जानने के लिए। हाँ, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब द रेडिएशन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो नहीं जो कि जाया हो रही है, बल्कि वो हिस्सा फोटोसिंथेसिस जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, तो उसको हम एक्टिव रेडिएशन का नाम दे रहे हैं और उसको पार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पार को भी अगर आप कंसिडर कर लें, उसमें से भी सारा का सारा जो एक्टिव रेडिएशन है उसमें से भी सारी की सारी जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होती, एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड जरूर है, ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी अब्जॉर्ब नहीं होती। तो फ्रैक्शन ऑफ यू कैन से पार इज यूटिलाइज्ड एक्चुअली फॉर द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी तरीके से हम फोटोफाइटोक्रोम्स के लिए भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी कि हम कहेंगे कि इतनी लाइट इंटेंसिटी दें और इतना इरेडियंस दें और इतना फ्लुएंस रेट दें, तो आप जो है उस पर ये काम होता है, सीड जर्मिनेशन होती है या इसमें जो है वो आप कह लें कि क्लोरोप्लास्ट मूव करते हैं या स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो एंड सो ऑन जो भी मैंने अभी आपको पिछली शुरू की जो स्लाइड्स मैंने लिस्ट भी किया है। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दिस इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्चुअल अब्जॉर्बेंस ऑफ द पिगमेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट एक्टिविटी। तो इसमें भी आपने उस चीज़ को कंसिडर करना है कि एक ओवरऑल रेडिएशंस रिक्वायर्ड है और उसका भी एक पोर्शन जो है दैट विल एक्चुअली इन्वॉल्व फॉर द सेड मैकेनिज्म। नाउ ज़्यादा नहीं इसके बारे में बताऊंगी, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हम एक ले लेंगे कि फाइटोक्रोम्स जो हैं वो कैसे आइडेंटिफाई हुए थे और किन प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी की डिटेल जो है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके जीन्स कौन से जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और बाकी की सारी जो स्टोरी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो फाइटोक्रोम्स जो हैं दीज वर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, लेकिन बाद में देखा गया कि ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं बल्कि ये बहुत सारे और जो प्लांट फैमिली के जो आप कह लें कि जो मेंबर्स हैं उनमें ये लैंड प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, जैसे कि ये अलजी में भी पाए जाते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया के अलावा दूसरे बैक्टीरिया में भी ये पाए जाते हैं, फंजाई में ये मौजूद हैं, ठीक है, और डायटम्स में। ऑल्दो जो फॉर्म है इनकी, जो फाइटोक्रोम की जो फॉर्म है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मतलब कि जिस तरह आप लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव्स, जैसे क्लोरोफिल की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो अलजी में क्लोरोफिल है उसकी टाइप A, B, C, D जो है वो पाई जा सकती हैं, तो है तो वो क्लोरोफिल ही ना। तो इसी तरीके से फाइटोक्रोम्स के बारे में भी आप कह लें कि मेनली तो ये डिस्कवर होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में,
ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ये भी देखा गया कि इसी से मिलते जुलते जो आप कह लें कि जो केमिकल स्ट्रक्चर के जो नेचर के जो सब्सटेंसेस थे वो हमने बाकी साइनोबैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया, फंजाई और एल्जी में भी ये देखने में मिले हैं। ओवरऑल जो फाइटोक्रोम के जो बैक्टीरियल फाइटोक्रोम है उनको हम कहते हैं बैक्टीरियल फाइटोक्रोम। PH स्टैंड्स फॉर फाइटोक्रोम एंड P स्टैंड्स फॉर द प्रोटीन। तो इनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल फाइटोक्रोम लाइक प्रोटीन। मतलब अलग से जैसे हमने बैक्टीरियल क्लोरोफिल का नाम दे दिया था, है वो क्लोरोफिल ही था लेकिन वो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता था तो उसको हमने कह दिया था बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो इसी तरीके से जो फाइटोक्रोम की तरह ही एक्टिविटी बैक्टीरिया में परफॉर्म करेंगे उनको हम फिर सिंपल फाइटोक्रोम नहीं कहेंगे, उनको हम कहेंगे बैक्टीरियल फाइटोक्रोम लाइक प्रोटीन्स। ठीक है। और काम इनका भी वैसे ही है जैसे कि हर प्लांट्स में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होती है, तो इसी तरीके से बायोसिंथेसिस और ऑफ द फोटोसिंथेटिक अपरेटस जो है रोडोसुडोमोनास प्लास्टरस जो है उसमें, और पिगमेंट्स ऑफ द डायनोकोकस, रेडियो ड्यूरेंस और इसके अलावा रोडोस्पिरिलम जो है सेंट्रम, इसके तीनों के दरमियान में देखा गया कि ये जो बैक्टीरियल फाइटोक्रोम लाइक प्रोटीन्स हैं ये बिल्कुल जो फाइटोक्रोम के जैसे ही हैं, ये इसी तरह के रोल जो इनमें इनका परफॉर्म करती हैं, तो उनको भी फिर कंसिडर किया गया कि ये भी फाइटोक्रोम ही हैं। These functions of the bacterial and the fungal phytochromes are thus conceptually analogous to the photomorphogenesis in the flowering plants, तो उनको भी हम कंसिडर करते हैं फाइटोक्रोम ही है। फिर हमने ये भी बात की कि रेड लाइट और फार रेड लाइट जो है दिस पेनिट्रेट द वाटर, जो है वो पेनिट्रेट वो कर सकती है वाटर में कि नहीं। तो हम जानते हैं कि लाइट ओवरऑल जो है जैसे जैसे लेयर्स जो है वाटर की बढ़ती हैं तो हम जानते हैं कि पेनिट्रेशन जो है कम हो जाती है। तो व्हाट अबाउट रेड एंड फार रेड लाइट? तो फार रेड लाइट की तो आप सोचे भी ना, तो रेड लाइट भी आप समझने की समझ क्या लें, बिल्कुल ही जो लास्ट रीजन होता है स्पेक्ट्रम का वहां पे ये मौजूद होती है। तो डेफिनेटली इन दोनों की पेनिट्रेशन जो है वो वाटर में वो बहुत कम है। दैट इज वाई जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि वाटर के अंडर पाए जाते हैं, या स्पेशली जो वाटर के अंडर पाए जाते हैं, तो वो एक्वेटिक प्लांट्स में फाइटोक्रोम्स जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर जो है वो एब्सेंट है, उनमें ये नहीं पाए जाते। लेकिन देयर आर सम रीसेंट स्टडीज जो कि जो अल्गल फाइटोक्रोम्स जिनका नाम दिया गया कि अल्जी में कुछ ऐसे फाइटोक्रोम्स हैं जो कि अदर देन रेड एंड फार रेड लाइट जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं, जैसा कि उनमें वो कहते हैं कि ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट और इवन ब्लू लाइट को जो है वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। वो फाइटोक्रोम्स की तरह ही काम करने वाले सब्सटेंसेस, लेकिन जो उनका अब्जॉर्बिंग लाइट है वो रेड एंड फार रेड के अलावा है, यानी कि ऑरेंज है, ग्रीन है और इवन ब्लू लाइट वैसे भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ हिस्सा जो इसका अब्जॉर्ब होता है। तो वो कहते हैं कि दीज आर द पोटेंशियल to be spectrally tuned during the natural selection to absorb different wavelengths, ताकि वही काम जो कि हर प्लांट्स में फाइटोक्रोम करते हैं वही काम इन अल्जी में जो कि एक्वेटिक अल्जी हैं उनमें ये फाइटोक्रोम लाइक जो आप कहने की जो प्रोटीन्स हैं जो कि डिफरेंट अदर देन रेड एंड फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करती हैं वो इनको परफॉर्म कर सके। फाइटोक्रोम का जो प्राइमरी फोटो रिसेप्टर है वो दो तरह के होते हैं, एक जो है वो रेड है और दूसरा जो है फार रेड है। अगर आप इनको कलर वाइज देखें तो फाइटोक्रोम को कहा जाता है कि इट्स अ सायन ब्लू, जिसको आप कह लें कि ग्रीन और ब्लू के दरमियान का जो कलर है ना उसको हम सायन ब्लू बोलेंगे, और सायन ग्रीन प्रोटीन इसको आप कह सकते हैं। दोनों के कलर इसमें पाए जाते हैं, एक रेड का होगा, एक फार रेड का होगा फाइटोक्रोम का। और ओवरऑल ये जो है 125 किलो डेल्टन की प्रोटीन्स हैं। आगे मैं स्ट्रक्चर में भी जाके दोबारा इसके बारे में बात करूंगी। और इनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सबसे पहले 1930s में जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया सीड जर्मिनेशन के जरिए ये डिस्कवर हुए थे। और की ब्रेक थ्रू जो था फाइटोक्रोम की हिस्ट्री में, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द रेड लाइट कैन बी रिवर्स्ड बाय द फार रेड लाइट। तो ये जो एक फिनोमिनन है रिवर्सिबिलिटी का, तो इसको फाइटोक्रोम्स का खासा समझा जाता है और समझा जाता है कि ये काम कोई और जो हार्मोन, पिगमेंट, प्रोटीन जो है वो नहीं कर सकती। और इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये एक यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ फाइटोक्रोम्स में जो है वो पाया जाता है। और दिस रिवर्सिबिलिटी को फिर आप यूँ भी समझ लें कि दिस इज अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द सिंगल रिवर्सिबल फोटो रिसेप्टर, जिसको हम आजकल फाइटोक्रोम के नाम से जानते हैं, जो कि हम जानते हैं कि रेड लाइट ले तो कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फार रेड में वो किसी और फॉर्म में चला जाता है। इसी वजह से वो अपनी फोटो रिवर्सिबिलिटी को जो है वो शो कर सकता है।
वैसे तो मैंने आपको बताया है कि सीड जर्मिनेशन ही एक प्रोसेस है जो कि फाइटोक्रोम्स कर सकते हैं, लेकिन देर आर सम अदर एक्टिविटीज विच डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एज वेल, कि फाइटोक्रोम शुरू की स्टेज में कुछ और परफॉर्म कर रहे हों, वेजिटेटिव पे कुछ और परफॉर्म कर रहे हों, और जो अडल्ट स्टेज है उसमें कुछ और परफॉर्म कर रहे हों। तो यहाँ पे हमारे कॉलम्स में लिखा हुआ है नेम ऑफ द प्लांट्स, उसके बाद उसकी जीनस की जिनमें स्टडीज को किया गया है, फिर आगे उसकी डेवलपमेंटल स्टेज है, और फिर इफेक्ट्स हैं जो कि उस डेवलपमेंटल स्टेज पे उसको दिखाएगा। तो ये टेबल जो है आपको थोड़ा सा हट के जो है वो नॉलेज देगा, अदर देन कि जिसकी हम रिपीटेडली बात करते आ रहे हैं। देन इसका जिक्र तो अगली स्लाइड में है, लेकिन वी ऑल नो दैट हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि देर आर टू फॉर्म्स ऑफ द फाइटोक्रोम्स। वन इज PR विच ऑब्जॉर्व द रेड लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू द PFR, यानी कि रेड फाइटोक्रोम्स जब लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू PFR फॉर्म, और PFR फॉर्म जो है वो फार रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करने की साइड रखती है, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू PR फॉर्म इफ कॉन्टिन्यूसली अब्जॉर्बिंग द फार रेड लाइट। अच्छा, रेड लाइट को आप डे लाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ब्राइट लाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फार रेड लाइट को आप डार्कनेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अगर इनकी जगह पे डे लाइट लिख दी जाए या डार्कनेस लिख दी जाए तो मेरा ख्याल है वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि डे लाइट में रेड प्रोपोर्शन ज्यादा होता है और डार्कनेस में तो रेड का होता ही नहीं है, फार रेड का ज्यादा होता है। और एक और चीज जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि PR जब उसको कंटिन्यूसली आप रेड लाइट दें या डे लाइट दें तो वो टोटल पूरी की पूरी, अगर 100% 100 ग्राम्स फॉर एग्जांपल फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, अगर मैं कंसिडर करूं कि 100 ग्राम्स अगर आपके पास PR फॉर्म है फाइटोक्रोम की और आप उसको रेड लाइट कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जाएं, तो इट डजंट मीन कि वो पूरा का पूरा 100 ग्राम्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द PFR फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसके स्पेक्ट्रम में बता दिया है कि इट हैज द एबिलिटी टू absorb far red light as well. This is the reason कि PR बेशक आप इसको continuously red light ही provide करते जाएं, पूरा का पूरा PFR में convert नहीं होगा। Similar is the case of the PFR form. PFR को भी अगर आप continuously far red light देते चले जाएं तो बिल्कुल consider मत करें कि वो total जो है वो PR form में convert हो जाएगा, because it has the ability to absorb a little portion but has the ability to absorb red light as well। और ये जो चीज है इसकी खूबी, ये इसको टोटली PR फॉर्म में कन्वर्ट मेजर पोर्शन हो जाएगा। 85% कहा जाता है कि हो जाता है PFR जो है वो PR में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा जो है उसका वो PFR की फॉर्म में रिटेन करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आगे आपको जो है जब मैं इसकी डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ाऊंगी तो उसमें फिर आपका ये इस्तेमाल में आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो बात मैं भी आपसे कर रही थी ये सारी बेटा इसके अंदर लिखी हुई है, और आज का लेक्चर आज यहीं पे इख्तिताम होगा। नेक्स्ट जो है हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फाइटोक्रोम की, इसके जीन की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में PR का कैसा स्ट्रक्चर होता है, PFR का कैसा होता है, उनके रिस्पॉन्सिबल जीन्स क्या हैं और वो कैसे इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि बुध वाले दिन आई विल डिलीवर। तो अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप बता दें, अदरवाइज मेरे तरफ से इतना ही था आज। जी बेटा। मैम बस एक चीज पूछनी थी कि हाँ जी। मतलब रेड और रेड दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगे ना, इसका मतलब है? यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। ये अच्छा मैं ये दिखा ही रही थी आपको स्लाइड, तो मैं बता ही देती हूँ। ये जो नीचे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ ना कि अगर आप द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइटोक्रोम इन द PFR फॉर्म आफ्टर सैचुरेटिंग इरेडिएशन बाय द रेड लाइट इज ओनली अबाउट 88%। कहीं किसी जगह पे 85 भी लिखा होता है, ठीक है, मतलब 88, मतलब 12% ऐसा है जो कि हमेशा आप कह लें कि PFR में ही रहेगा, वो PR फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और जो आप कह लें कि उसी के बरक्स अगर आप देंगे दूसरी लाइट इंस्टेड इक्विलिब्रियम 98% जो है वो PR फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा PFR, और 2% जो है वो PFR हमेशा हमेशा रहता है, बेशक आप उसको कॉन्टिन्यूसली फार रेड लाइट देते रहें, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना कि 98 और 2 का इन द फार रेड लाइट और 88 एंड 12 का इन द रेड लाइट, तो ये शो करता है कि टोटली कभी भी
एक चीज आपको नहीं मिलेगी, टोटली पीआर भी नहीं मिलेगा, टोटली पीएफआर भी मिलेगा, दोनों का कोई ना कोई प्रोपोर्शन प्रेजेंट होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको कंडीशन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उसको रेड लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो पीएफआर का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, अगर आप उसको फार रेड लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो पीआर का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, और मैक्सिमम मैंने आपको बता दिए। जी, ओके एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ओके बेटा, ये जो नए स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, अब नए तो नहीं रहे, खैर अब हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन गए हैं, तो बेटा आपको समझ आई इस सारे कॉन्सेप्ट की? आप लोगों की